मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो लास्ट में हमने जैसे कि डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक ब्रिटिशर्स की तरफ से एक आपके प्रपोजल रहता है, तो जिसको कांग्रेस और जितने भी वहाँ के लोग और उस टाइम के नेशनलिस्ट पार्टीज के लोग रहते हैं वो अपोज करते हैं। अंडरस्टूड। और गवर्नमेंट जीओआई एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद ही इलेक्शन होते हैं 1937 में। अंडरस्टूड। तो मेन कांग्रेस का ये रहता है कि हम इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, अगर इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये सब चीजें उनके आगे रहते हैं जो कि क्लैरिटी नहीं होती जिसे हम कहते हैं। अंडरस्टूड। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अपोज करते हैं लोग भी और कांग्रेस भी। तो उसके बाद होता गया, इलेक्शन आया था 1937 के। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि इनको क्लैरिटी नहीं होती कि हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, जीतेंगे तो क्या करेंगे, क्या बेसिकली एक एजेंडा नहीं होता या मैनिफेस्टो नहीं होता। ओके। तो इसके बाद कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो बनाती है। अब मैनिफेस्टो में सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो होता है जिसको लोग अपोज कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो लोग अपोज कर रहे हैं वही आपको अपोज करना चाहिए। अंडरस्टूड। तो पहला तो यही है कि जब एक ने कोई प्रपोजल लाया और जो उसको अपोज कर रहा है, मैक्सिमम लोग अपोज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वहां का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो एक और रिजेक्शन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की, अपोज करते हैं। दूसरा ये प्रॉमिस करते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर जितने भी हैं, जो भी आपके सत्याग्रह के टाइम या किसी भी और नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम अंदर उनको हम रिलीज करवाएंगे। तो सेकंड इनका मैनिफेस्टो ये होता है। रेंट के लिए रिडक्शन करेंगे, जैसे हमने लगान मूवी देखी है उसमें कि जो आपका टैक्स पे किया जाता है वो हम कम करेंगे और जहाँ पे होता है अबॉलिश करेंगे। ट्रेड यूनियन बनाने के लिए ये प्रपोजल देते हैं कि जैसे अब ट्रेड यूनियन का यहाँ पे मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ब्रिटिशर्स बाहर से आए हैं, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में बेसिकली अगर ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री है तो सिर्फ और सिर्फ ओनर या आप ये कह सकते हैं टॉप प्लेयर जो होगी ब्रिटिशर्स की होगी, बाकी जितने भी वर्क फोर्स है नीचे वो सब इंडियंस की है। और बिकॉज ऑफ देयर आप ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंस, ये इनको हरास करते हैं। तो इसी को बचाने के लिए कहते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड यूनियन को भी फॉर्मेशन के लिए एक रूल बनाएंगे जिसमें आप यूनियन अपनी बना सकते हैं। ओके। और ये बनाते हैं कि रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड कास्ट। जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी रहती है डिवाइड एंड रूल की ऑन द बेसिस ऑफ आप कम्युनल बेसिस कह सकते हैं, कास्टिज्म कह सकते हैं, अनटचेबिलिटी कह सकते हैं, तो उसको हम खत्म करेंगे कि इक्वालिटी लेके आएंगे। तो ये बेसिकली कांग्रेस के मैनिफेस्टो रहता है फॉर इलेक्शन 1937। अंडरस्टूड। तो इसके बाद होता गया, अब जब आपने ये मैनिफेस्टो ले आए तो इलेक्शन होता है 1937 का, जिसमें कांग्रेस 1161 में से 716 सीटें जीत जाती है। अंडरस्टूड। बंगाल, सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब और असम, यहाँ पे कांग्रेस जीतती नहीं है, बट लार्जेस्ट पार्टी प्रूव होती है बंगाल में, सिंध में, पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब में और असम में। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कांग्रेस एक लार्जेस्ट पार्टी प्रूव होके आती है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस एक जस्ट एक आपकी आप ये कह सकते हैं कि कोई एक मूवमेंट है जिसके तहत लोग गैदर हुए हैं, वहां से ये निकल के एक पॉलिटिकल पार्टी बननी शुरू हो जाती है। अंडरस्टूड। 1937 के इलेक्शन के बाद जैसे लार्जेस्ट पार्टी बंगाल में बन जाती है, तो कहीं ना कहीं इनको राइट मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने का, अपनी बात रखने का। मास की बात आप असेंबली में कर सकते हैं और उसके तहत रूल्स चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये होता है इलेक्शन 1937 के बाद। प्रेस्टीज ऑब्वियसली कांग्रेस की इंक्रीज हो जाती है क्योंकि जब लोगों के वोट से आप जीत गए हैं। तो जैसे ही कांग्रेस का रूल स्टार्ट होता है तो गांधी जी इनको कहते हैं कि आपने जो आपको ऑफिस मिला है वो आपने यहाँ पे जो मैनिफेस्टो के टाइम जो आपका थॉट प्रोसेस था, यहाँ पे आपने ये सोचा था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, हम पीपल्स के भले के लिए करेंगे। तो यहाँ पे ऑफिस मिलने के बाद भी आपको वही आइडियोलॉजी रखनी चाहिए। आप ये नहीं कि आप अब कुर्सी में आ गए तो कुर्सी को पकड़ने की कि आगे कैसे जाएं और क्या चीजें हैं जहाँ पे हम इसको स्ट्रॉन्गली पकड़ सकते हैं, अलायंस करना स्टार्ट कर दें ताकि सीट ना जाए, ऐसा नहीं करना। आपने कुर्सी को लाइटली पकड़ना है, टाइटली नहीं पकड़ना। और जितनी आपको कुर्सी मिलने के साथ पावर्स मिली है, पुलिस मिली है, उसका गलत उपयोग नहीं करना। और आपने ब्रिटिशर्स को ये दिखाना है कि हम इस वे में भी रूल कर सकते हैं। अंडरस्टूड। कि हमें इतना कुछ वो नहीं है, हम इस वे में भी रूल कर सकते हैं, ज्यादा हरास ना करने की वजह ना करके। और ये 28 महीने तक रूल करती है, ऑब्वियसली 2.5 महीने के आसपास। और इसमें एफर्ट क्या लगाते हैं, सिविल लिबर्टी लेके आते हैं, अग्रेरियन रिफॉर्म्स लेके आते हैं, एटीट्यूड लेके आते हैं टुवर्ड्स लेबर का, और सोशियो वेलफेयर रिफॉर्म्स। तो बेसिकली जो इनके मैनिफेस्टो के होते हैं उसको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया यहाँ पे। तो ये इनके एफर्ट रहते हैं। और इसके बाद जो सबसे मेजर है, सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ से निकल के आता है मेजर रोल।
अब तक तो ये यूथ के लीडर थे जो कि आपकी नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को अपोज कर रहे थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ से जब आपकी बंगाल में पार्टी सबसे मेजोरिटी में निकल के आती है, लार्जेस्ट पार्टी, तो सुभाष चंद्र बोस को यहाँ का प्रेसिडेंट बना देते हैं बंगाल का। ओके, यहाँ पे बंगाल का जैसे सुभाष चंद्र बोस जी को प्रेसिडेंट बनाते हैं तो एक हरिपुर में सेशन होता है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी भी इलेक्शन लड़ते हैं प्रेसिडेंट का। और ये उस टाइम में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं। इस जैसे यहाँ पे इलेक्शन के टाइम इनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस टाइम सुभाष चंद्र बोस जी का एक विजन था जो कि बहुत अच्छा था उस टाइम में। ये ना सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे बल्कि लिबर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग कमीशन के स्थापना की भी बात कर रहे थे। तो इनका विजन काफी अच्छा था। ये नहीं था कि वन डायरेक्शनल था कि हमें ये चाहिए उसके बाद एक, जैसे यहाँ पे था कि कांग्रेस को जब पता लगे इलेक्शन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इनका ऐसा विजन नहीं था। इनका क्लियर विजन था कि अगर हम आते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन, लिबर्टी, इन सबके ऊपर काम करेंगे। तो ये बहुत ही एक सुभाष चंद्र बोस जी का अच्छा था। बट फिर वही बात आ जाती है कि ये इनके थॉट प्रोसेस, सुभाष चंद्र बोस के थॉट प्रोसेस और महात्मा गांधी के थॉट प्रोसेस आपस में अलग थे। एक दूसरे को आप ये नहीं कह सकते कि पसंद नहीं करते थे, बट आइडियोलॉजी दोनों की अलग थी। ये थोड़ा आप ये कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ पीपल थे और ये थोड़ा मॉडरेट टाइप ऑफ पीपल थे। समझ रहे हो, जो हमने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट 1907 सुपर स्प्लिट में बात की थी, वो एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि ब्रिटिशर बिना वायलेंस के कुछ नहीं मानेंगे, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और गांधी जी को लगता था कि हम नॉन वायलेंस सत्याग्रह के तहत उनको मास पार्टिसिपेशन करके लोगों की आवाज रखेंगे, उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेंगे ताकि वो माने। तो जस्ट इतना ही दोनों में डिफरेंस था और इसके अलावा कोई खास डिफरेंस नहीं था। तो अप्रैल 1939 में आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे आपके सुभाष चंद्र बोस जी अपने मैनिफेस्टो लाते हैं तो इनके कॉम्पिटिटर होते हैं पट्टा भाई सीतारमैया। या आपको कोई पूछ सकता है यूपीएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, पट्टा भाई सीतारमैया होते हैं जो इनके ओपोनेंट होते हैं, इनके कॉम्पिटिटर होते हैं उस इलेक्शन में। ये होते हैं गांधी जी के फेवरेट। इनको नॉमिनेट करते हैं महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के सामने, क्योंकि आइडियोलॉजी अलग है। अब अगर एक आदमी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का खड़ा है तो उसके सामने आप एक्सट्रीमिस्ट की जगह अपना बंदा लाएंगे जो कि मॉडरेट होगा। समझ रहे हो? तो ये जो मॉडरेट होते हैं पट्टा भाई सीतारमैया, जो कि नॉमिनेटेड बाय गांधी जी। ओके, इतना समझ आ गया। और ये यूपीएससी में आपसे पूछ सकते हैं कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के सामने कौन थे जो कि गांधी जी से फेवरेट थे, गांधी जी ने जिनको सुभाष चंद्र बोस के सामने लगाया था, तो वो थे। बट होता गया, सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, महात्मा गांधी जी का जो आदमी होता है वो हार जाता है। अंडरस्टूड? तो ये होते हुए सुभाष चंद्र बोस काफी खुश होते हैं कि मैं जीत गया हूँ ये वो। गांधी जी जैसे ही उनसे मिलते हैं, गांधी जी उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेट करते हैं कि आप जीते हैं, आपको बधाई हो। बट इन दी एंड वो एक छोटी सी स्टेटमेंट कह देते हैं कि पट्टा भाई सीतारमैया की हार सिर्फ उसकी हार नहीं है, वो मेरी हार है। अंडरस्टूड? तो इस लाइन से काफी चेंज आ जाता है। यहाँ से क्या पता लगता है कि सुभाष चंद्र बोस एक्चुअल में महात्मा गांधी उनके साथ लड़ रहे थे, ना कि ये लड़ रहा था। तो यहाँ से जो एक होता है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, पहले जो नहीं था ओवर ओपन, वो बाद में ओपन हो जाता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो सबको दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा मई 1939, अब जैसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहता है तो ऑब्वियसली सपोर्ट गांधी जी का ज्यादा रहता है। तो गांधी जी का सपोर्ट होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस जो चीजें, जो फैसले लेते हैं, वो गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती और वो फिर फैसले नहीं ले पाते। तो चलते चलते होता गया है, ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस एक फॉरवर्ड ब्लॉक करके अपनी पार्टी बनाते हैं। ओके, मकूर में एक पार्टी बनती है फॉरवर्ड ब्लॉक। ये आप सबने एक मूवी आई थी द फॉरगॉटन आर्मी, उसमें भी देखा होगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी बनती है 1939 में। बनती है पार्टी विद इन कांग्रेस ही है, जैसे आप कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर ही कोई छोटी पार्टी बन गई है उसी का ही। जैसे आज के डेट में इनेलो की बात करें तो इनेलो और इंसो जैसे थी दो पार्टियां, एक यूथ की पार्टी, एक उसकी नेशनल लेवल की पार्टी है, कॉलेज की पार्टी। इस तरह से पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। और 1939 2 महीने बाद एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें मतलब ये करते हैं कि ऑल इंडिया में भारत बंद के टाइप आप कह सकते हैं, ये एक नारा देते हैं जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी एग्री नहीं करती। और इस वजह से एग्री ना करने की वजह से और इनके डिसीजन की वजह से इनको हटा देते हैं कांग्रेस के सभी पदों से। प्रेसिडेंट के पद से भी हटा देते हैं, बंगाल के पद से भी हटा देते हैं। और इनको फिर फॉरवर्ड ब्लॉक जो इनकी पार्टी थी वहीं तक ही सीमित रह जाते हैं, वो कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। बेसिकली आप इसके पीछे की भी स्टोरी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में किस किस बातों को लेकर कैसे टकराव होता है, किन डिसीजंस को लेते हैं जिसको रिवर्स कर देते हैं।
क्या कारणों से ये इनको ये बनाना पड़ता है, जस्ट फॉर योर लर्निंग। अदरवाइज आप यूपीएससी के हिसाब से आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से, अप्रैल में ये हुआ, मई में ये हुआ, जुलाई में आपका ये हुआ। ऑल इंडिया प्रोटेस्ट करते हैं जिस वजह से कांग्रेस इनको बाहर कर देती है, अंडरस्टूड, कांग्रेस से। तो सिंपल ये चीज यहां तक खत्म होती है मेजर। अब आप ये देखें 1939 तक हमने कवर कर लिया है। और दूसरा आप सबको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी हमारी, वो 1939 से 1945 में हुई थी, अंडरस्टूड। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपको बेसिक बता देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 क्या होता है, जर्मनी जो होती है सबसे पहले पोलैंड पे अटैक करती है, ओके। तो जब जैसे ही पोलैंड पे अटैक करती है तो उस टाइम की कुछ ट्रीटीज होती हैं। ट्रीटीज का मतलब क्या होता है कि जैसे इन कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज है 1 और 2 के बीच में। अब लेट अस सपोज ट्रीटी का क्या मतलब है कि अगर इस कंट्री के ऊपर कोई भी अटैक करता है तो 2 इसका सपोर्ट करेगी, अंडरस्टूड। 2 की लेट अस सपोज 3 के साथ ट्रीटी है, 3 की लेट अस सपोज 4 के साथ। तो अगर 2 इस पे अटैक कर गया, 3 के इसके साथ ट्रीटी है तो 3 इसको सपोर्ट करेगा। 4 की अगर 1 से है तो अगर इन दोनों ने इस पे अटैक कर दिया तो 4 इसके साथ खड़ा होगा। तो बेसिकली ये दोनों मिलके आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी ट्रीटीज की वजह से वर्ल्ड वॉर होता है जिसमें 2 कंट्री स्टार्ट करती हैं, पर धीरे धीरे बाकी ट्रीटीज की वजह से सारा वर्ल्ड ही इन्वॉल्व हो जाता है, ओके। इसके तहत ब्रिटिशर जो होते हैं वो जर्मनी के ओपोनेंट में होते हैं। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर छिड़ता है 1939 का, तो ब्रिटिशर इंडियन से सपोर्ट मांगते हैं कि हमें सपोर्ट करो, क्योंकि बेसिकली आर्मी तो इंडियन सोल्जर्स से ही बनी हुई है। तो ये कहते हैं कि हम आपको कंडीशनल सपोर्ट देंगे, हमें आप ये वादा करें कि आप हमें इंडिपेंडेंस देंगे या सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। ये जो वहां का लीलिंग थो होता है उस टाइम का वाइसरॉय ये कर देता है मना कि हम नहीं देते, ओके। तो जैसे ही टाइम निकलता है तो ये देखते हैं हमारा तो पल रहा और बाहर, मतलब हम तो मर जाएंगे अगर इनकी सपोर्ट नहीं मिली। इसके तहत लीलिंग थो 1940 में अगस्त ऑफर निकालते हैं। इसको कहा जाता है अगस्त ऑफर, क्योंकि अगस्त 1940 में आया था। आपने सिर्फ इसमें सीक्वेंस याद रखना है कि 1939 के बाद जब ये सपोर्ट मांगते हैं तो ये इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं नेशनलिस्ट की, जिसको ये मना कर देते हैं। फिर इस कंडीशन के तहत ही अपना प्रपोजल लेके आते हैं जिसको अगस्त ऑफर कहा जाता है, ओके। ये कई बार पूछा गया अगस्त ऑफर कब आता है, सीक्वेंस में पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अगस्त ऑफर वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने के बाद जब ब्रिटिशर सपोर्ट मांगते हैं उस टाइम आता है, जिसे इंडियंस मना कर देते हैं कि हम नहीं देते आपको सपोर्ट, ओके। तो जैसी ये चीजें चलती हैं, अब एक प्रपोजल आया, आपने एक प्रपोजल मना कर दिया लेटर्स को। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है इंडिया में। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में। और उस टाइम में जापान आपका, आप ये देखिए कि अगर मैं बात करूं जैसे इंडिया का मैप है, तो जापान आपका इधर अटैक करना शुरू कर देता है, इधर इन्वेड करना स्टार्ट कर देता है अरुणाचल प्रदेश की तरफ। ये देखते हुए क्रिप्स एक आता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, फॉरेन से, यूके से, वो अपना क्रिप्स मिशन लेके आता है कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, जो आपको पार्टीशन चाहिए हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, आपके साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन की भी फॉर्मेशन करेंगे। इसे भी इंडियंस मना कर देते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अब जब ये 2 प्रपोजल मना कर देते हैं, उसके बाद इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट लेके आती है जुलाई 1942 में, अंडरस्टूड। वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर के साथ ही आपका क्विट इंडिया मूवमेंट इंडियन स्टार्ट कर देते हैं जुलाई 1942 में कि हमें आज़ादी चाहिए, अब आप इंडिया छोड़ो। तो ऐसी कंडीशंस बनी होती हैं कि इस टाइम में ब्रिटिशर्स के ऊपर एक क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही बड़ा प्रेशर आ जाता है, जिसको आप कह सकते हैं। तो उसके बाद का सिनेरियो क्या रहता है वो मैंने आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, पर फिलहाल क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरह से क्या क्या सिनेरियो उस टाइम में बन रहे होते हैं। इन सिनेरियो के बेसिस पे जो हम ये टर्म सुनते हैं, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, पट्टा भाई, सीताराम भैया, इन सबका रेलिवेंस उन सिचुएशनों के हिसाब से क्या था, अंडरस्टूड। नाम हमें पता है, तो ये भी हमें पता है कि कब टाइमलाइन क्या थी क्या नहीं थी, अगस्त ऑफर हमें पता है, क्रिप्स मिशन हमें पता है, बट उनके पीछे की हिस्ट्री और उनके बेसिकली अकरेंस का रीजन क्या था वो मैंने यहाँ कोशिश किया आप सबको पता लग सके, अंडरस्टूड। तो इसी के साथ मैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में खत्म करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा हार्डली एक सेशन रहता है जिसमें हम इंडिपेंडेंस अटेन कर लेंगे, ओके। तो उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं, एक बार हिस्ट्री का गो थ्रू लेंगे, देन हम पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे अपनी। तो ये हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है जिसमें हमने 1935 से लेके 1942 ऑलमोस्ट 7 साल कवर किए हैं, 1935 से 1942। और क्विट इंडिया मूवमेंट हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी। क्विट इंडिया मूवमेंट का भी अगर आपसे कोई रीजन पूछता है तो उसका ये था कि रिफ्यूजल टू द प्रपोजल ऑफ 2 ब्रिटिश प्लान्स, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, इस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, अंडरस्टूड।
तो यहीं मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।